Good morning to all of you. Once again, I welcome you all to our YouTube channel. आज का हमारा टॉपिक रहेगा बायनॉमियल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। हमारी प्रीवियस वीडियो में हमने 3 टॉपिक्स के बारे में बात की थी। पहली थी बायोडाइवर्सिटी, नेक्स्ट हमारी कॉन्सेप्ट थी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, आफ्टर दैट हमने टेक्सोनॉमी के बारे में बात किया था, आफ्टर दैट वी प्रोसीडेड टू सिस्टमैटिक्स। देखिए, बायोडाइवर्सिटी में हमने देखा था कि अर्थ की सरफेस पर बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स आपको मिलते हैं। ऑलमोस्ट 18 लाख स्पीशीज हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो कि अर्थ सरफेस पर पाई जाती हैं। आफ्टर दैट हमने कहा कि भाई इनको अगर हमें कम समय में इनके बारे में स्टडी करनी है, सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में बहुत कम समय में हमें जानना है, तो हमें इसे क्लासिफाई करना पड़ेगा। और उस बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के रूल्स के बारे में, उसके प्रोसीजर के बारे में हमने टेक्सोनॉमी में पढ़ा था कि भाई टेक्सोनॉमी एक ऐसी ब्रांच है जहां पर हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के प्रिंसिपल्स के बारे में बात करते हैं, उसके प्रोसीजर के बारे में बात करते हैं। आफ्टर दैट हमने सिस्टमैटिक्स की बात की कि जो सिस्टमैटिक्स है इट इज अबाउट द स्टडी ऑफ द डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। आज हम सिस्टम्स ऑफ नॉमेनक्लेचर के बारे में बात करने वाले हैं। जब हमने टेक्सोनॉमी के बारे में पढ़ा था तो 4 बेसिक प्रोसेसेस जो थी टेक्सोनॉमी की, कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन, उनमें से एक प्रोसेस थी नॉमेनक्लेचर कि नॉमेनक्लेचर में आप लिविंग ऑर्गेनिज्म का नाम रखते हैं। तो हमने कहा था कि भाई ऐसा नहीं है कि भाई आपके मन में जो नाम आता है वही नाम हम लिविंग ऑर्गेनिज्म का रख देते हैं। टेक्सोनॉमी के अंदर कुछ प्रिंसिपल्स हैं, कुछ रूल्स है, एक प्रोसीजर है लिविंग ऑर्गेनिज्म का नाम रखने की। हम उसी प्रोसीजर के बारे में आज बात करने वाले हैं, दैट इज अबाउट बायनॉमियल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। अब देखिए, कोई भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है उसके 2 तरीके के नेम होते हैं। अगर हम नेम्स की बात करें तो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के 2 तरीके के नेम्स होते हैं। एक आपके वर्नाक्युलर नेम्स होते हैं, दूसरे आपके साइंटिफिक नेम्स होते हैं। वर्नाक्युलर नेम्स एंड साइंटिफिक नेम्स। तो वर्नाक्युलर नेम्स क्या होते हैं? Vernacular names are the local names which are given by local people to a living organism. जबकि जो scientific names होते हैं, these names are given by scientists. Vernacular names universal नहीं होते, scientific names universal होते हैं। तो vernacular names का क्या मतलब हुआ? Local names। जैसे मान लीजिए रोज की बात करते हैं, तो रोज को आप जिस एरिया में रहते हैं, ऑलमोस्ट नॉर्थ इंडिया के अंदर, तो रोज को नॉर्थ इंडिया में गुलाब के नाम से जाना जाता है, मैरीगोल्ड गेंदे के फूल के नाम से इसे जाना जाता है। तो ये जो गुलाब है, गेंदे का फूल है, ये सब वर्नाक्युलर नेम्स हैं। वर्नाक्युलर नेम्स कि भाई जो हमारे एरिया के लोग हैं उन्होंने रोज को ये नाम दे दिया है कि भाई रोज को गुलाब से बोला जाएगा। तो जो वर्नाक्युलर नेम्स हैं वो एरिया के साथ वेरी करते हैं। आपके एरिया में रोज को गुलाब बोला जाता है, आप साउथ इंडिया में जाएंगे तो रोज को कुछ और बोला जाएगा, आप कोलकाता की साइड चले जाएंगे तो रोज को कुछ और बोला जाएगा, और डिफरेंट कंट्री के अंदर चले जाएंगे वहां पर रोज का कुछ और नाम होगा। तो जो वर्नाक्युलर नेम्स हैं वो डिफरेंट एरियाज के साथ डिफरेंट होते हैं। नॉट टू टॉक अबाउट द डिफरेंट कंट्रीज विद इन द सेम कंट्री, एक ही कंट्री के डिफरेंट एरियाज में जो वर्नाक्युलर नेम्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। तो अब बात आई कि वर्नाक्युलर नेम्स में ऐसी क्या प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से हमें साइंटिफिक नेम्स देने की जरूरत पड़ी। पहली चीज तो ये कि जो वर्नाक्युलर नेम्स हैं वो बहुत सा कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं।
कंफ्यूजन किस तरीके से क्रिएट करते हैं कि सेम लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात चल रही है, आपके एरिया में उसे किसी नाम से बोला जा रहा है, आपके कंट्री के दूसरे पार्ट में उसे किसी नाम से बोला जा रहा है, किसी दूसरी कंट्री में उसका कुछ और नाम है। तो ये जो वर्नाक्युलर नेम्स हैं ये बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि दो लोग आपस में एक ही चीज के बारे में बात कर रहे हैं, बट क्योंकि वर्नाक्युलर नेम्स डिफरेंट हैं तो उन्हें पता ही नहीं चल रहा है कि वो सेम चीज के बारे में बात कर रहे हैं। दूसरी चीज, जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस होती हैं साइंटिस्ट्स की, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस क्या होती हैं? इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में बहुत से साइंटिस्ट्स आते हैं अलग अलग कंट्रीज के, और वो अपने रिसर्च वर्क को शेयर करते हैं। जो उन्होंने रिसर्च की होती है उसके बारे में इंटरेक्ट करते हैं ताकि साइंस की प्रोग्रेस हो सके, ताकि ह्यूमन बींग्स का बेनिफिट हो सके, कोई ऐसी डिस्कवरी हो सके जिससे कि ह्यूमन बींग्स का और ज़्यादा बेनिफिट हो जाए, ह्यूमन बींग्स की लाइफ और ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाए। अब जब वर्नाक्युलर नेम्स यूज किए जाते हैं तो जो डिफरेंट कंट्री के साइंटिस्ट्स हैं वो आपस में अपनी नॉलेज को शेयर नहीं कर पाते। मान लीजिए कोई जापान का साइंटिस्ट है, उनकी कंट्री में उसे कोई पौधा मिला और उस पौधे से उन्होंने पेट्रोल को एक्सट्रैक्ट करने की एक तकनीक निकाली। अब वो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में जाएंगे, लेकिन जापान के जो साइंटिस्ट हैं उन्हें यही नहीं पता कि इस पौधे को जो दूसरी कंट्री के साइंटिस्ट्स आए हैं उन कंट्रीज में इस पौधे को किस नाम से बोला जाता है। तो अगर उन्हें उस पौधे का नाम ही नहीं पता होगा तो वो अपने नॉलेज को कैसे शेयर करेंगे? उन्हें उस प्लांट का वर्नाक्युलर नेम पता है कि भाई उस कंट्री में उस पौधे को क्या बोला जाता है, लेकिन दूसरी कंट्रीज में उस पौधे को क्या बोला जाता है ये चीज उन्हें नहीं पता है। इसलिए वो अपना जो नॉलेज था उस प्लांट से पेट्रोल को एक्सट्रैक्ट करने का वो दूसरी कंट्री के साइंटिस्ट्स के साथ शेयर नहीं कर पाएंगे। तो इस वजह से क्या होगा कि सिर्फ भाई जो जापानीज लोग हैं उन्हीं का बेनिफिट तो हो जाएगा, जो बाकी जो ह्यूमन बींग्स हैं दूसरी कंट्रीज में हैं उनका बेनिफिट नहीं हो पाएगा। क्योंकि वो साइंटिस्ट अपनी टेक्निक दूसरे साइंटिस्ट्स को नहीं बता पाए। तो ये सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही थी वर्नाक्युलर नेम्स की वजह से। तो फिर कंसेप्ट आती है हमारे पास साइंटिफिक नेम्स की। साइंटिफिक नेम्स यूनिवर्सल हैं। यूनिवर्सल का मतलब ये है कि मान लीजिए आपका मैंगो का साइंटिफिक नेम है मैंजिफेरा इंडिका। मान लीजिए मैंगो है तो मैंगो का एक साइंटिफिक नेम है मैंजिफेरा इंडिका। साइंटिफिक नेम्स यूनिवर्सल हैं, यानी कि मैंगो का जो साइंटिफिक नेम है मैंजिफेरा इंडिका ये हर कंट्री में आपको सेम मिलेगा। मैंजिफेरा इंडिका आप इंडिया में बोलोगे तो भी वो मैंगो है, आप जापान में बोलोगे तो भी मैंगो है, चाइना में बोलोगे तो भी मैंगो है। ये जो साइंटिफिक नेम है मैंगो का ये सभी कंट्रीज में और किसी भी एक कंट्री के डिफरेंट एरियाज में सेम होगा। दैट्स वाई हम ऐसा कहते हैं कि साइंटिफिक नेम्स जो होते हैं ये यूनिवर्सल होते हैं, और यूनिवर्सल होने की वजह से ना कोई कंफ्यूजन होता और जो डिफरेंट कंट्री के साइंटिस्ट्स हैं वो अपने रिसर्च वर्क को शेयर कर पाते हैं, अपने नॉलेज को शेयर कर पाते हैं, एंड इट रिजल्ट्स इनटू द बेनिफिट ऑफ ऑल द ह्यूमन बीइंग्स। तो अब देखते हैं कि ये साइंटिफिक नेमिंग जो है ये किस तरीके से की जाती है, और हम अपना डिस्कस करते हैं बायनॉमियल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। तो यहाँ तक कि जो आपका लेक्चर है उसमें हमने सिंपली यही बात की है कि भाई जो वर्नाक्युलर नेम्स हैं ये लोकल नेम्स हैं, ये यूनिवर्सल नहीं होते, कंफ्यूजन्स क्रिएट करते हैं, डिफरेंट कंट्रीज के साइंटिस्ट आपस में अपनी नॉलेज को शेयर नहीं कर पाते, इसीलिए कॉन्सेप्ट आई साइंटिफिक नेम्स की। साइंटिफिक नेम्स यूनिवर्सल हैं और साइंटिफिक नेम्स की हेल्प से जो इंटरेक्शन करना है, जो डिफरेंट साइंटिस्ट्स हैं वो आपस में कंफर्टेबली इंटरेक्ट कर पाते हैं। तो अब हम बात करते हैं अपने बायनॉमियल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर की। सबसे पहले
ऐसे साइंटिस्ट जिन्होंने प्रपोज किया बायनॉमियल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर को, कैस्पर बॉहेन एक साइंटिस्ट थे, कैस्पर बॉहेन, and he proposed this system of nomenclature in his book Panax. ऐसे साइंटिस्ट जिन्होंने प्रपोज किया यानी कि जिन्होंने कहा कि एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए नेमिंग का, वो थे कैस्पर बॉहेन। उनकी एक बुक आई थी पेनैक्स नाम से। उस बुक में उन्होंने बायनॉमियल जो सिस्टम था नॉमेनक्लेचर का, उसे प्रपोज किया था। तो क्वेश्चन अगर ये आता है कि हु प्रपोज्ड, तो ही वाज कैस्पर बॉहेन। आफ्टर दैट ऐसे साइंटिस्ट जिन्होंने रूल्स और रेगुलेशन दिए बायनॉमियल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर के, ही वाज Carolus Linnaeus. He gave the rules and regulations of this system of classification in his book Philosophica Botanica. अपनी इस बुक के अंदर, जिसका नाम था फिलोसोफिका बॉटनिका, कैरोलस लिनेनियस ने सारे रूल्स और रेगुलेशंस दिए बायनॉमियल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर के, कि भाई जब हमें इस सिस्टम के तहत किसी ऑर्गेनिज्म की नेमिंग करनी है तो आपको क्या रूल्स फॉलो करने हैं, क्या रेगुलेशंस आपको फॉलो करने हैं। तो वो रूल्स और रेगुलेशन कैरोलस लिनेनियस ने दिए। आफ्टर दैट इन्हीं रूल्स का यूज करते हुए, जो रूल्स और रेगुलेशंस इन्होंने फिलोसोफिका बॉटनिका में दिए थे, पहली बार कैरोलस लिनेनियस की एक बुक आई जिसका नाम था स्पीशीज प्लांटेरम, जिसका नाम था स्पीशीज प्लांटेरम। इस बुक में उन्होंने कुछ प्लांट्स को नाम दिया, साइंटिफिक नेमिंग की कुछ प्लांट्स की, अपने रूल्स और रेगुलेशंस का इस्तेमाल करते हुए। तो इनकी जो बुक आई स्पीशीज प्लांटेरम, उसमें प्लांट स्पीशीज की नेमिंग की थी कैरोलस लिनेनियस ने अपने बायनॉमियल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर को फॉलो करते हुए। इसके ही कुछ साल के बाद, यानी कि जब स्पीशीज प्लांटेरम आई थी, उसके कुछ सालों के बाद ही एक बुक आई कैरोलस लिनेनियस की जिसका नाम था सिस्टेमा नेचुरा। अपनी इस बुक में उन्होंने एनिमल्स को नेम दिया था, यानी कि कुछ एनिमल स्पीशीज की नेमिंग की गई थी, साइंटिफिक नेमिंग की गई थी एनिमल स्पीशीज की सिस्टेमा नेचुरा में। तो एक तरीके से जो कैस्पर बॉहेन थे, उन्होंने प्रपोज किया बायनॉमियल सिस्टम को उनकी बुक में जिसका नाम पेनैक्स था। फिर प्रपोजल के बाद इस सिस्टम के रूल्स और रेगुलेशंस दिए कैरोलस लिनेनियस ने। उनकी जो बुक थी फिलोसोफिका बॉटनिका, उसमें अपने ही रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए कुछ प्लांट्स की साइंटिफिक नेमिंग उन्होंने अपनी बुक स्पीशीज प्लांटेरम में की। और स्पीशीज प्लांटेरम के कुछ सालों के बाद उनकी एक बुक आई सिस्टेमा नेचुरा, जिसमें उन्होंने एनिमल्स के साइंटिफिक नेमिंग की, कुछ एनिमल स्पीशीज की साइंटिफिक नेमिंग की। तो ये 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अब बायनॉमियल सिस्टम जो था नॉमेनक्लेचर का, उसमें क्या रूल्स और रेगुलेशंस दिए गए थे, उससे पहले एक छोटा सा पॉइंट है जो हमें डिस्कस करना है। जो रूल्स एंड रेगुलेशंस फिलोसोफिका बॉटनिका में दिए थे कैरोलस लिनेनियस ने, उन्हीं रूल्स और रेगुलेशंस से हमें एक तरीके से आप कह सकते हैं कि उनको रिवाइज कर कर प्रेजेंटली हमने 5 कोड्स बना लिए हैं, और इन कोड्स की हेल्प से अब हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की नेमिंग करते हैं। कोड्स क्या है? कोड्स कुछ नहीं है, इट इज सिंपली अ सेट ऑफ द रूल्स। तो आइए पहले उन 5 कोड्स के बारे में बात करते हैं।
पहला कोड है इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर। इन कोड्स की फुल फॉर्म बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार एग्जाम में आपसे डायरेक्टली पूछ ली जाएगी कि ICBN लिख दिया जाएगा और पूछ लिया जाएगा कि इसकी फुल फॉर्म क्या है। सो ICBN इट इज इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर। यानी कि अगर आपको प्लांट्स की नेमिंग करनी है तो ये जो इंटरनेशनल कोड है बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर का, आपको इसमें दिए गए रूल्स को फॉलो करना होगा। नेक्स्ट ICZN इंटरनेशनल कोड ऑफ ज़ूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। इंटरनेशनल कोड ऑफ ज़ूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। ज़ूलॉजी इज रिलेटेड टू एनिमल्स, यानी कि अगर आपको एनिमल्स की नेमिंग करनी है तो इस कोड को आपको फॉलो करना पड़ेगा। आफ्टर दैट इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर ऑफ कल्टिवेटेड प्लांट्स। देखिए ये बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर है, यानी कि जब आपको प्लांट्स की नेमिंग करनी है, बट ऐसे प्लांट्स जिनकी आप कल्टीवेशन करते हैं, कल्टीवेशन यानी कि अपनी नीड्स को फुलफिल करने के लिए आप उन्हें ग्रो करते हैं, जैसे कि क्रॉप प्लांट्स हैं, तो अगर उनकी नेमिंग आपको करनी है तो आपको ये कोड फॉलो करना पड़ेगा। व्हाट इज दैट कोड? इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर ऑफ cultivated plants। कल्टिवेटेड प्लांट्स के लिए हमें ये कोड फॉलो करना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है जब हमें बैक्टीरिया की नेमिंग करनी होती है तब हम कौन सा कोड फॉलो करें? इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर ऑफ बैक्टीरिया। इंटरनेशनल कोड ऑफ nomenclature of bacteria। इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर ऑफ बैक्टीरिया। अब नेक्स्ट एक कोड आता है जो कि वायरस की नॉमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन के लिए यूज किया जाता है। दैट इज इंटरनेशनल कोड ऑफ वायरस नॉमेनक्लेचर of virus classification and nomenclature। International code of virus classification and nomenclature। तो यानी कि अगर आपको वायरसेस को क्लासिफाई करना है या वायरसेस का नाम रखना है तो आपको ये कोड फॉलो करना होगा। फिर कभी कभार एक फुल फॉर्म आती है, उसके बारे में भी पूछ लिया जाता है जो कि वायरसेस से रिलेटेड है। ICTV इंटरनेशनल कमिटी। इंटरनेशनल कमिटी फॉर taxonomy of viruses। International Committee for Taxonomy of Viruses। तो कई बार आपसे पूछ लिया जाएगा कि भाई ICTV जो है, ICTV की फुल फॉर्म क्या होती है। तो आइए अब हम बात करते हैं उन प्रिंसिपल्स के बारे में, उन रूल्स और रेगुलेशंस के बारे में जो कि फिलोसोफिका बॉटनिका में दिए गए थे। रूल्स ये कहते हैं कि जब भी आप किसी ऑर्गेनिज्म का साइंटिफिक नेम रखेंगे तो उस नेम में 2 पार्ट्स होंगे। जैसे मान लीजिए मैं मैंगो का साइंटिफिक नेम रखूं, इट इज मैंजीफेरा इंडिका।
ये पूरा नाम है मैंगो का। इस नाम में 2 वर्ड्स हैं, दैट्स वाई इसको बाइनोमियल सिस्टम बोला गया। बाई इज रिलेटेड टू 2। पहला वर्ड इस नाम का रिप्रेजेंट करता है कि ऑर्गेनिज्म किस जिनस से बिलोंग करता है, यानी कि जो मैंजीफेरा है ये वर्ड रिप्रेजेंट करता है ऑर्गेनिज्म की जिनस। मैंजीफेरा इट रिप्रेजेंट्स जिनस, जबकि ये जो दूसरा शब्द है इंडिका, ये बताता है कि ऑर्गेनिज्म किस स्पीशीज से बिलोंग करता है, यानी कि ये वर्ड रिप्रेजेंट करेगा स्पीशीज ऑफ द ऑर्गेनिज्म। इसे यानी कि फर्स्ट वर्ड को जेनेरिक नेम बोला जाएगा और दूसरे वर्ड को स्पेसिफिक एपिथेट बोला जाएगा। अब यहां पर एक वर्ड आया है भाई एपिथेट। एपिथेट का क्या मीनिंग होता है पहले ये समझ लेते हैं। देखिए, अगर मैं इंग्लिश पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो एपिथेट एक ऐसा वर्ड है जो कि एडजेक्टिव की तरह काम करता है और किसी आदमी की खास क्वालिटी को रिप्रेजेंट करता है। जैसे मान लीजिए मैंने एक आदमी का नाम लिखा, नाम है अलेक्जेंडर। तो अलेक्जेंडर क्या है कि भाई कोई भी ऐसा आदमी हो सकता है जिसका नाम अलेक्जेंडर है। अब मैं लिखती हूं अलेक्जेंडर द ग्रेट। अब अलेक्जेंडर द ग्रेट के अंदर एक ये एक्स्ट्रा शब्द आपने ऐड कर दिया है, दी ग्रेट, और ये वर्ड ऐड होते ही आपको ये अंदाजा लग जाएगा कि ये अलेक्जेंडर कोई भी अलेक्जेंडर नहीं है। ऊपर वाला अलेक्जेंडर कोई भी अलेक्जेंडर है, जबकि नीचे वाला अलेक्जेंडर वो अलेक्जेंडर है जो कि एक बहुत बड़ा वॉरियर था, जो बहुत बड़े योद्धा थे जिन्होंने एक भी वॉर नहीं हारा था। तो उस अलेक्जेंडर के बारे में यहां पर बात की जा रही है। तो इन दोनों में किस चीज का फर्क है? दी ग्रेट का फर्क है। अब ये जो वर्ड है दी ग्रेट, इसने एक एडजेक्टिव का काम किया है और इस अलेक्जेंडर को खास बनाने का काम किया है। इस दी ग्रेट वर्ड को हम बोलेंगे एपिथेट। इट विल बी नोन एज एपिथेट। तो एपिथेट कोई भी ऐसा शब्द है जो कि किसी नाम को खास बना देता है। तो आप ये देखें कि इसे स्पेसिफिक एपिथेट क्यों बोला गया, यानी कि इंडिका को स्पेसिफिक एपिथेट क्यों बोला जा रहा है। ऐसा इसलिए है कि जो जिनस है, जो जेनेरिक नेम है, वो 2 ऑर्गेनिजम्स का सेम हो सकता है। हमने ये डिस्कस किया था कि भाई एक जिनस में बहुत सारी स्पीशीज हो सकती हैं। भाई जिन स्पीशीज के मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स सेम थे उनको हमने सेम जिनस के अंदर रख दिया था। तो जेनेरिक नेम 2 ऑर्गेनिजम्स का सेम हो सकता है, लेकिन जो ये दूसरा शब्द है नेम के अंदर, ये आपको बता रहा है कि जो डिफरेंट स्पीशीज हैं उनका स्पेसिफिक एपिथेट डिफरेंट होता है। दैट्स वाई जो ये वाला पोर्शन है नेम का, इसको एपिथेट बोला गया, क्योंकि इस वाले हिस्से की वजह से ये नेम खास हो गया। डिफरेंट स्पीशीज के जो एपिथेट्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, जबकि जो एक जिनस से बिलोंग करने वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका जेनेरिक नेम सेम हो सकता है। ओके, तो ये आपका स्पेसिफिक एपिथेट है, ये आपका जेनेरिक नेम है। 2 पार्ट्स हैं नेम के अंदर ऑर्गेनिज्म के। तो ये रूल नंबर 1 था। अब दूसरा आपको क्या कहता है रूल, कि जो आपका जेनेरिक नेम होगा उसका पहला शब्द हमेशा कैपिटल लेटर्स के अंदर आएगा, जबकि स्पेसिफिक एपिथेट का जो पहला शब्द है वो स्मॉल लेटर के अंदर आएगा। ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो जेनेरिक नेम है उसका पहला शब्द कैपिटल लेटर्स में होता है
जबकि स्पेसिफिक नेम का पहला शब्द स्मॉल लेटर्स में होता है। ओके, नेक्स्ट वन, मान लीजिए आप किसी साइंटिफिक नेम को अपनी नोटबुक में लिख रहे हैं या जैसा कि मैंने बोर्ड पर लिखा, तो हमेशा आप साइंटिफिक नेम की अंडरलाइनिंग करेंगे, जेनेरिक नेम को अलग से अंडरलाइन करेंगे, स्पेसिफिक एपिथेट को अलग से अंडरलाइन करेंगे। जबकि अगर साइंटिफिक नेम बुक में लिखा जाता है तो उसे इटैलिक्स में लिखा जाता है। तो जैसे ही इटैलिक्स में आप नाम देखते हैं किसी ऑर्गेनिज्म का, आप समझ जाएं कि वो ऑर्गेनिज्म के साइंटिफिक नेम की बात कर रहा है। जबकि अगर आप उसे बोर्ड पर लिख रहे हैं या अपनी नोटबुक में लिख रहे हैं तो आप अंडरलाइन करें सेपरेटली, जेनेरिक नेम को अलग से अंडरलाइन करें, स्पेसिफिक एपिथेट को अलग से अंडरलाइन करें। दैट इज आवर थर्ड रूल। आफ्टर दैट हम बात करते हैं कि ये जो वर्ड्स हैं, जो साइंटिफिक नेम्स हैं, ये किस भाषा का नाम है। ये जो वर्ड्स साइंटिफिक नेम के अंदर हैं, ये कौन सी भाषा के शब्द हैं। तो जो साइंटिफिक नेम्स होते हैं ये लैटिन भाषा के शब्द होते हैं। लैटिन भाषा का इस्तेमाल साइंटिफिक नेमिंग में क्यों किया गया? वो इसलिए किया गया कि जिस वक्त कैरोलस लिनेनियस ने अपना ये सिस्टम दिया था क्लासिफिकेशन का, और इस सिस्टम का यूज करके प्लांट्स और एनिमल्स के उन्होंने नाम रखे थे, उस वक्त लैटिन भाषा बहुत फेमस थी, यानी कि उस समय के सभी साइंटिस्ट्स इस भाषा को जानते थे। तो इस वजह से उस वक्त उन्होंने लैटिन भाषा का यूज किया, क्योंकि उस वक्त लैटिन भाषा साइंटिफिक कम्युनिटी की लैंग्वेज थी। कैरोलस लिनेनियस के अकॉर्डिंग अगर वो इस लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं तो दूसरे साइंटिस्ट्स को अपना जो सिस्टम है नॉमेनक्लेचर का, वो समझाने में उन्हें प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो उस वक्त इसलिए लैटिन भाषा का यूज किया गया। अब बात करते हैं भाई प्रेजेंटली अब हम इसे चेंज क्यों नहीं कर रहे हैं, कि भाई अब हम ऐसा क्यों नहीं करते कि भाई इंग्लिश लैंग्वेज ले लें या कोई और लैंग्वेज ले लें जिसमें हम साइंटिफिक नेमिंग करने लग जाएं। तो मान लीजिए हमने इंग्लिश भाषा का अब हम यूज़ कर लेते हैं किसी ऑर्गेनिज्म की साइंटिफिक नेमिंग के लिए। तो प्रेजेंटली जो इंग्लिश भाषा है वो बोलचाल के अंदर यूज होती है। ऑलमोस्ट सभी लोगों को इस लैंग्वेज का ज्ञान है। कई कंट्रीज की ऑफिशियल लैंग्वेज भी है इंग्लिश। तो इंग्लिश एक डायनामिक लैंग्वेज है, और जो लैंग्वेज डायनामिक होती है उसमें चेंजेस की प्रोबेबिलिटी होती है कि भाई ऐसा हो जाएगा कि मे बी आप किसी वर्ड का इस्तेमाल करें आपके साइंटिफिक नेम के अंदर, और क्योंकि ये एक डायनामिक लैंग्वेज है तो कुछ समय के बाद जाकर उस वर्ड की स्पेलिंग चेंज हो जाए। तो आपने साइंटिफिक नेम जब दिया तब तो कुछ और स्पेलिंग थी उस वर्ड की, अब कुछ और स्पेलिंग है वर्ड की, तो ये चीज़ प्रॉब्लमैटिक हो जाएगी। जबकि जो लैटिन भाषा है वो एक डेड लैंग्वेज है। डेड लैंग्वेज का मतलब ये है कि अब लैटिन भाषा ना कहीं बोली जाती है, ना कहीं ऑफिशियल पर्पस के लिए यूज होती है। तो उसमें ये प्रोबेबिलिटी भी खत्म हो जाती है कि उसके अंदर स्पेलिंग्स का चेंज होगा। एक डायनामिक लैंग्वेज में पॉसिबिलिटीज होती हैं स्पेलिंग्स चेंज होने की, लेकिन एक डेड लैंग्वेज के अंदर ना कोई स्पेलिंग्स का चेंज होता है, ना वर्ड के मीनिंग्स का चेंज होता है। तो जो साइंटिफिक नेम की आपने स्पेलिंग दे दी वही स्पेलिंग आप कंफर्टेबली यूज करते रह सकते हैं। तो हमारा रूल ये आएगा कि जो साइंटिफिक नेम्स होते हैं कौन सी लैंग्वेज में है, ये लैटिन लैंग्वेज में। कई बार साइंटिफिक नेमिंग करते हुए साथ में जो साइंटिफिक नेम आपने दिया होता है उसके साथ में आपको किसी साइंटिस्ट का नेम दिखेगा एब्रिविएटेड फॉर्म में। जैसे मान लीजिए मैंजिफेरा इंडिका है तो इसके साथ मैंजिफेरा इंडिका के साथ आपको इस तरीके से लिखा हुआ दिखाई देता है, ठीक है।
एब्रिविएटेड फॉर्म में कैरोलस लिनेनियस जो हैं उनका नाम लिखा गया है मैंजिफेरा इंडिका के साथ। तो ये क्या चीज है, कई बार वो साइंटिस्ट जैसे कैरोलस लिनेनियस ऐसे साइंटिस्ट रहे होंगे जिन्होंने मैंगो की स्पीशीज को डिस्क्राइब किया होगा, तो क्योंकि उन्होंने मैंगो की स्पीशीज को डिस्क्राइब किया तो साथ में उनका नाम भी हम लिख देते हैं एब्रिविएटेड फॉर्म के अंदर। ये नाम साइंटिस्ट का हमेशा एब्रिविएटेड फॉर्म के अंदर आता है और इसके नीचे कोई अंडरलाइनिंग नहीं होती है। जेनेरिक नेम और स्पेसिफिक एपिथेट के नीचे आप अंडरलाइंस करते हैं, लेकिन जो ऑथर का नाम होता है, जो ऑथर साइटेशन है, उसके नीचे आप अंडरलाइनिंग नहीं करते हैं। तो जब इस तरीके से साइंटिफिक नेमिंग किसी भी ऑर्गेनिज्म की होती है जहां पर साथ में आपके जो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने उस स्पीशीज को डिस्क्राइब किया उसका नाम भी आप लिखते हैं, तो इस पूरे नेम को बाइनोमियल एपिथेट बोला जाता है। बाइनोमियल एपिथेट बोला जाता है। तो बाइनोमियल एपिथेट में 3 चीजें आई। पहला जेनेरिक नेम अंडरलाइन किया हुआ, दूसरा स्पेसिफिक नेम अंडरलाइन किया हुआ, तीसरा उस साइंटिस्ट का नेम एब्रिविएटेड फॉर्म में जिन्होंने इस स्पीशीज को डिस्क्राइब किया। तो इन तीनों को मिलाकर आप बोलेंगे बाइनोमियल एपिथेट। इन तीनों को मिलाकर आप बोलेंगे बाइनोमियल एपिथेट। अब एक लास्ट रूल जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, रूल ऑफ प्रायोरिटी। रूल ऑफ प्रायोरिटी आपको क्या कहता है? देखिए, इसको हम एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं कि मान लीजिए किसी ऑर्गेनिज्म को पहले एक नाम दे दिया गया है, ठीक है। जैसे एक फंगस लाइको ऑर्गेनिज्म की हम बात करते हैं, एल्बुगो कैंडिडा। इट इज अ फंगल लाइक ऑर्गेनिज्म और जो ब्रासिकेसी फैमिली के प्लांट्स हैं उनके ऊपर ये फंगस लाइक ऑर्गेनिज्म अटैक करता है। हम इसके बारे में पढ़ेंगे जब हम फंगस का सेक्शन कवर करेंगे। तो देखिए, ये उस ऑर्गेनिज्म का नाम है एल्बुगो कैंडिडा। ये उस ऑर्गेनिज्म का पुराना नाम है। पूरे रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो किया गया और पहले उस ऑर्गेनिज्म को ये नाम दे दिया गया। अब फिर क्या होता है, उन्हीं रूल्स का यूज करते हुए इस ऑर्गेनिज्म को कोई दूसरा नाम दे दिया, ठीक है। जैसे इसका एक और नाम है जैसे सिस्टोपस कैंडिडस। सिस्टोपस कैंडिडस ये भी नाम इसी ऑर्गेनिज्म का है, एल्बुगो कैंडिडा का। तो ये नाम पहले दिया गया था, ये पुराना नाम है, और ये नाम बाद में दिया गया। तो प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी या रूल ऑफ प्रायोरिटी आपको ये कहता है कि जो पुराना नाम होता है वो फर्स्ट प्रेफरेंस है, और जो नया नाम होगा उसको सिंपली आप एक सिनोनियम कंसिडर करेंगे। यानी कि अगर इन दोनों में से प्रेफरेंस दिया जाएगा तो पुराने वाले नाम को ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा। इट विल बी आवर फर्स्ट प्रेफरेंस, जबकि जो दूसरे वाला नाम होगा उसको सिंपली आप एक सिनोनियम कंसिडर करेंगे। उसको सिंपली आप एक सिनोनियम कंसिडर करेंगे। तो ये हमारा बाइनोमियल सिस्टम का लास्ट रूल था। तो रूल्स को हम रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा सा। पहला रूल ये कहता है कि जो नाम है ऑर्गेनिज्म का उसमें 2 वर्ड्स होंगे। पहला वर्ड जेनेरिक नेम है, दूसरा वर्ड स्पेसिफिक एपिथेट है। पहला जेनस को रिप्रेजेंट करता है, दूसरा स्पीशीज को रिप्रेजेंट करता है। फिर हमने कहा कि जो जेनेरिक नेम है, जेनेरिक नेम का पहला शब्द हमेशा कैपिटल लेटर्स में होगा, स्पेसिफिक एपिथेट का पहला शब्द स्मॉल लेटर्स में होगा।
फिर नेक्स्ट ये आया कि बुक्स में जब पब्लिश किया जाता है तो जो साइंटिफिक नेम है उसे आप इटैलिक्स में लिखते हैं, लेकिन अगर आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे तो आप जेनेरिक नेम और स्पेसिफिक नेम को अलग अलग लिखेंगे और उनके नीचे अंडरलाइन करेंगे। नेक्स्ट फिर कॉन्सेप्ट हमारे पास आया कि बायनॉमियल एपिथेट क्या चीज है। बायनॉमियल एपिथेट में हमने बताया कि कई बार ऐसा होता है कि वो साइंटिस्ट जिन्होंने किसी पर्टिकुलर स्पीशीज को डिस्क्राइब किया होता है उनका नाम भी उस का जो स्पीशीज का साइंटिफिक नेम होता है उसके साथ एब्रिविएटेड फॉर्म में लिख दिया जाता है। तो जब ये तीनों चीजें आती हैं किसी ऑर्गेनिज्म के नेम में तो इन तीनों चीजों को मिलाकर हम बायनॉमियल एपिथेट बोलते हैं। लास्ट हमने रूल किया रूल ऑफ प्रायोरिटी, जो कि ये कहता है कि मान लीजिए एक ऑर्गेनिज्म को दो नाम दे दिए जाते हैं, दोनों ही नेम्स पूरे रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ दिए गए हैं। एक पुराना नाम है, एक नया नाम है, तो जो पुराने वाला नाम होगा उसको ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा नए वाले नाम की कंपैरिजन में, उसको फर्स्ट प्रेफरेंस दिया जाएगा, और जो नया वाला नाम होगा उसको सिर्फ एक सिनोनिम कंसिडर किया जाएगा। तो यहाँ पर हमारा बायनॉमियल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर कंप्लीट होता है। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में जो ट्राइनॉमियल सिस्टम है नॉमेनक्लेचर का उसके बारे में बात करने वाले हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।